खबर ये कि दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ है। मशहूर करोल बाग इलाके में एक मॉल में बीती शाम आग लग गई, जिस पर अभी तक तकरीबन 13 घंटे बाद पूरी तरह से काबू पाया नहीं जा सका है। घटना करोल बाग मार्केट की बताई जा रही है। साथ ही ये घटना जो है वो विशाल मेगा मार्ट के आसपास की है, जहां बीती शाम 6:30 बजे पहली मंजिल पर विशाल मेगा मार्ट के पहली मंजिल पर यह आग लगी, जिसके बाद फायर और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक इतनी देर में स्टोर के अंदर से सभी लोग निकल गए। मौके पर 15 फायर की गाड़ियां मौजूद है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया नहीं जा सका है। मार्ट में कोई भी खिड़की नहीं होने की वजह से फायर की टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो है वो देखिए किस तरीके से विशाल मेगा मार्ट के बाहर बोर्ड के ऊपर धुएं का गुबार उठता आप देख पा रहे हैं, लेकिन जहां से आग लगी यानी कि विशाल मेगा मार्ट के पहली मंजिल पर जहां पर आग लगी उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में साथ ही लगातार 12 घंटे से कैसे फायर की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि कल शाम 6:30 बजे के आसपास ही ये आग लगी थी, जिसके बाद वहां जो लोग थे शॉपिंग कर रहे थे उनको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आग पर 13 घंटे हो गए हैं, अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। लगातार जो फायर की टीम है वो लगातार मशक्कत कर रही है। 12 घंटे तक लगातार आग बुझाती रही, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझी है। आपको बता दें वहां पर तकरीबन इस आग को काबू में करने के लिए, बुझाने के लिए 15 फायर की टीम मौजूद है। करोल बाग में तब अचानक अफरा तफरी मच गई जब बाजार में मौजूद विशाल मेगा मार्ट में आग के शोले भड़कते दिखे। तेजी से आग भड़कने के बाद विशाल मेगा मार्ट से ग्राहकों को बाहर निकाला गया और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ियां मौके पर आईं, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पसीने छूट गए। वहीं हालात बिगड़ते दिखे तो फिर करीब 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के करोल बाग इलाका जहां के विशाल मेगा मार्ट में आग लगी और तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। फिलहाल मौके पर 15 फायर टेंडर्स मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है दमकल कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। क्या सूरत हाल है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बड़ा स्टोर जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर बना हुआ था। बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ा ब्रांड जिसका मेगा स्टोर यहाँ पर था। आसपास की दुकानों में भी आग का खतरा मंडराने लगा था, जिसे देखते हुए सबसे पहले आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। वहीं एक बार ये आग बुझती दिखी, जो कुछ ही देर में फिर भड़क गई। ऐसे में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर है। करोल बाग अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर ये कि एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे अग्निकांड में एक व्यक्ति के मौत की खबर आ रही है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं हुई कि अंदर जो व्यक्ति था जिसकी मौत हुई है वो कौन था, क्या वहां पर काम कर रहे कर्मचारी की मौत हुई है। आगे दिखाते हैं। विशाल मेगा मार्ट में कल शाम को 7 बजे आग लगी थी और 3rd फ्लोर पर अभी आप देखिए फायर डिपार्टमेंट के द्वारा आग बुझाने की कवायद लगातार जारी है। फायर डिपार्टमेंट के तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मौके पे मौजूद हैं। लगभग 18 फायर टेंडर की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार आग बुझाने का काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी रात ये मशक्कत दिल्ली फायर सर्विस के तमाम जवानों के द्वारा की गई कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से कहीं ना कहीं आग बुझाने का जो कवायद है वो लगातार जारी है। चूंकि आग पूरे मेगा स्टोर में लगी थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नीचे से यानी कि बेसमेंट से 2nd फ्लोर तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो 3rd फ्लोर है उस पर तेल और घी का ये पूरा स्टोर है जिस पर आग ये लगी है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 3rd फ्लोर पर जो कूलिंग का काम है वो किया जा रहा है। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुशील, कल शाम के 6:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी, अभी तक बुझा जो फायर की टीम है इस पर काबू नहीं पा सकी। साथ ही एक जो शख्स है उसकी भी मौत की खबर आ रही है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि लगभग 13 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है। और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, मेरे जो सहयोगी हैं सीके सिंह, वो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये जो 3rd फ्लोर आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इस पर फिलहाल अभी आग लगी हुई है। और ये दूसरी जो स्काई व्हील यानी कि स्काई लिफ्ट आई है, जो आग बुझाने को लेकर लगातार कवायद कर रही है। लगभग 15 फायर की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और 3rd फ्लोर पर ये आग लगी है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक जो तीसरा फ्लोर है उस पर आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि 1st और 2nd फ्लोर पर आग बुझा लिया गया है, वहां पर कूलिंग भी कर ली गई है। लेकिन एक व्यक्ति के फिलहाल मरने की जो खबर है वो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन जब तक सरकारी तौर पर ना किया जाए तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो उसके बगल में भी एक शाहिल स्टोर है, यानी कि ये फैशन कपड़े का स्टोर है, जिस पर एहतियातन एक बड़ा कदम उठाते हुए फायर की जो सर्विसमैन है यहाँ पर पानी की बौछारें कर दी गई। इसके बगल में भी जो कपड़े की दुकान है, यानी कि अगर ये आग आस और पास में फैलती तो एक बड़ी कैजुअल्टी हो सकती थी, जिस पर फायर के तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने मौके रहते पर एहतियातन कदम उठाया और आग पर केवल आग स्टोर में ही फैला रहा, वो अगल और बगल में फैलने नहीं दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना से जो खबर है वो ये कि पटना में बड़े उद्योगपति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, कार से उतरते वक्त गोपाल खेमका को गोली मारी गई है। अपार्टमेंट के पास बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। मगध अस्पताल के मालिक थे गोपाल खेमका। और आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार बिहार के पटना से गोली और गोलीबारी की खबरें आई हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से लाइव जुड़ चुके हैं शशांक, लगातार वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रोड में देखिए, अब फायरिंग की खबरें पिछले दिनों हमने सुनी थी कि धड़ाधड़ इस तरह से वहां जो कानून व्यवस्था है क्या इतना चौपट है और इनके मंसूबे क्या इतने ताकतवर हैं कि किसी को भी सरे राह गोली मारकर निकल जाए, फरार हो जाए। पुलिस के हाथ तो कुछ भी नहीं। ठीक है शशांक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए जिस तरीके से यह खबर आई है ये चौंका देने वाली है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव है और लगातार बिहार से इस तरह की लगातार ये खबरें आई हैं कि कैसे बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जिनको गोली मारी गई है लगातार ये मगध अस्पताल के मालिक रहे हैं गोपाल खेमका, और बताया जा रहा है कि उनके अपार्टमेंट के पास गोली मारकर बदमाश इनको वहां से निकल गए, फरार हो गए। बड़े उद्योगपतियों में इनका नाम शुमार है, पटना में बड़े उद्योगपति माने जाते हैं। और साथ ही कैसे गोली मारकर उद्योगपति गोपाल खेमका को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, मेरा सवाल आपसे था, एक बार जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, नीतीश के जो तथाकथित सुशासन है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। जो खेमका हैं बड़े बिजनेसमैन थे, उनका हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है। कल देर रात वो एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी गांधी मैदान के पास उनका घर है। अपार्टमेंट के गेट पर ही जो अपराधी हैं वो घात लगाकर थे वहाँ पे। जैसे ही अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुँचे हैं, इन पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इनको एक अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये अपराधी कौन थे, घटना को क्यों अंजाम दिया, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। इनके जो बेटे थे उनकी 6 वर्ष पूर्व वैशाली जिले में ही अपराधियों ने गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी थी। गुंजन खेमका उनका नाम था। अब पिता गोपाल खेमका, उनकी जो है कल देर रात अपराधियों ने उनको जो है गोलियों से भून डाला है। और जिस तरह से घटना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम साफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं कोलैप्स करता दिख रहा है। और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की टीम जो है वो लेट से वहां पर पहुंची है। वैसे आपको बता दें, गांधी मैदान थाना जो है वहां से पास में ही है और थाने के नजदीक में इस तरह की बड़ी घटना हो रही है। क्या पहले परिवार को कोई थ्रेट मिला था
क्या परिवार को पहले कोई थ्रेट मिला था, इस तरह की कोई जानकारी हो, या जो गोपाल खेमका जी हैं इनकी जान को खतरा हो, इनको थ्रेट पर्सनली दिया गया था कि इनके ऊपर इस तरह से हमला हो सकता है, मौत के घाट उतारा जा सकता है? कुछ ऐसा क्लू हो इनके परिवार के पास, अगर आपकी बातचीत हुई हो? क्लू हो इनके परिवार के पास अगर आपकी बातचीत? नहीं, देखिए, परिवार की तरफ से भी ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है कि इनको पहले से धमकियां मिल रही थी, लेकिन बेटे की हत्या हुई थी 6 वर्ष पूर्व, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के निशाने पर ये परिवार जो है वो रहता था। तो अब घटना को क्यों अंजाम दिया गया, किस लिए अंजाम दिया गया, कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जो है पूरे मामले में जो है वो जांच में जुट गई है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ वो 9 जुलाई से चक्का जाम करेंगे। वहीं तेजस्वी ने वोटर लिस्ट के रिवीजन को मोदी सरकार की साजिश बताया है। चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सियासत चरम पर पहुंचती दिख रही है। चुनाव आयोग की इस कवायद पर सबसे ज्यादा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं, जिन्होंने शुक्रवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी बात रखी और चुनाव आयोग के दफ्तर से लौटने के बाद इस मुद्दे पर 9 जुलाई से चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। केवल नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं ताकि राज भोगते रहे। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र को यही से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया पूरी तरह से नियम और कानून के मुताबिक की जा रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिलेगा, जो कि 2 दशक बाद ठाकरे बंधु एक साथ नजर आएंगे। आपको बता दें, मराठी अस्मिता के नाम पर आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर होंगे, एक साथ हुंकार भरते नजर आएंगे। देखिए, ये वो मंच है जिस पर 20 साल बाद हिंदी भाषा के विरोध में और मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ दिखाई पड़ेंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता के मुद्दे पर महायुति सरकार को पीछे धकेलने के बाद अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई में विजय रैली करेंगे। इसके लिए वर्ली NSCI डोम सभागृह में जोरदार तैयारियां की गई हैं। सुबह 10 बजे से कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो जाएंगे। सुबह 11 बजे के करीब पहले राज ठाकरे बोलेंगे और फिर उद्धव ठाकरे का भाषण होगा, फिर सहयोगी दलों के नेता बोलेंगे। बारिश का मौसम है, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, नहीं तो खुले मैदान में होता तो और मजा आती। इकट्ठे आ रहे हैं, इसका बहुत खुश हूँ। खुशी है मुझे व्यक्तिगत नहीं, पूरे महाराष्ट्र को खुशी है। सब देख रहे हैं कि या कब इकट्ठे आएंगे, कब बात करेंगे, किस तरह से भाषण करेंगे। कैपेसिटी ही है कुछ 8-10 हज़ार कैपेसिटी है, लेकिन ये फुल हो जाएगा। बाहर का जो है एरिया वो भी कंप्लीट फुल हो जाएगा, और रास्ता भी, सब रास्ते जो बाहर के मेन रोड है वो भी फुल हो जाएंगे। इतनी तैयारियां हो चुकी है। और महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी विवाद में अब गुजरात की भी एंट्री हो गई है। पुणे में एकनाथ शिंदे ने जय गुजरात का नारा लगाया है, वहीं विपक्ष इस पर भड़क गया। देखिए, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ में शेर और फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय गुजरात के साथ अपना भाषण समाप्त किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। शिंदे ने जय गुजरात कहा तो उसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने फौरन लपक लिया। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अमित शाह की डुप्लीकेट शिवसेना का असली स्वरूप आज सामने आ गया। पुणे में इन सज्जन ने अमित शाह के सामने जय गुजरात का नारा लगाया। क्या किया जाना चाहिए? ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये व्यक्ति महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में कैसे रह सकता है?
और विपक्ष के इस वार पर एकनाथ शिंदे ने जोरदार पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे का एक पुराना वीडियो पेश किया जिसमें उद्धव ठाकरे ने भी जय भारत जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात बोला था। के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। आगे चलो, हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। जोरदार पलटवार करते हुए शिंदे ने ये भी बताया कि उन्होंने पुणे के कार्यक्रम में जय गुजरात क्यों कहा था। जय महाराष्ट्र जय हिंद इसलिए कि जय हिंद हमारे देश का गौरव है, हमें देश का गर्व है। जय महाराष्ट्र इसलिए कि महाराष्ट्र का हमें अभिमान है। और जय गुजरात मैंने इसलिए कहा कि वो लोग गुजराती समाज ने मिलकर वहाँ पर एक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है और इसलिए उनका मैंने आदर किया, रिस्पेक्ट किया या उनकी प्रशंसा की। और शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सेना को जवाब दिया तो वहीं महाअघाड़ी के दूसरे दलों ने शिंदे पर निशाना साधा है। उन्हें दो टूक सुनाई सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। देखिए, किसको वो खुश करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में आज नाराजी आ जाए। जय गुजरात, अभी मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि अभी शिंदे साहब से बात करूं तो क्या पूछो, कैसे हाथ शिंदे साहेब के केम छो शिंदे साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज़्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की जो कि 5 देशों की यात्रा पर गए। तीसरे पड़ाव पर प्रधानमंत्री जाएंगे। अर्जेंटीना प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब अर्जेंटीना पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें तो वहीं इसमें बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर पहुंच गए हैं। अब ये थोड़ी देर पहले उनका विमान अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचा है, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी का त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा संपन्न हुआ। उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अर्जेंटीना की। पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा। पीएम मोदी ने आभार जताया और इसे दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक बताया। ये पहला मौका है जब द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक विदेशी नेता को दिया गया हो। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से एक साझा गौरव के रूप में स्वीकार करता हूं। इस सम्मान का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। 2014 से अब तक 25 देश पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं, जिसमें अब त्रिनिदाद एंड टोबैगो का नाम भी शामिल हो गया है। और 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया, लिहाजा ये दौरा ऐतिहासिक रहा है। और इसमें एक और स्वर्णिम अध्याय तब जुड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद को संबोधित किया। सुनिए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद में पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद संसद भवन के अंदर गए त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सांसदों से उन्होंने मुलाकात की। संसद के विशेष संयुक्त सत्र में ऐतिहासिक संबोधन दिया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय पीएम बने। आई एम हम्बल्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक टू यू इन दिस आइकॉनिक रेड हाउस। भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है।
इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशिएंट रिपब्लिक्स की भूमि है। और 5 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी पहले घाना पहुंचे थे, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए और आज अर्जेंटीना पहुंचे हैं। अर्जेंटीना से वो ब्राजील के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। आपको बता दें, उनका ये दौरा बेहद खास होगा, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंची है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील दौरे से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा सके। और आपको बता दें कि ब्राजील में तैयार है सबको प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार है, खास तौर पर भारतीय समुदाय के लोगों को जो अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेकरार है, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए और उनसे बात करने के लिए। आपको बता दें, उनके बात सुनने के लिए लोग बेकरार हैं। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों की ऐसी ही एक टोली से मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने मुलाकात की, बात की और ये जाना कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं, कितना उत्साह उनमें भरा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर आने वाले हैं। इस वक्त हम ब्राजील में मौजूद हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इस वक्त हम हैं और यहीं पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है 6 से 7 जुलाई को। प्रधानमंत्री मोदी जब ब्राजील पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह है और जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से रियो डी जेनेरियो का खूबसूरत दृश्य भी दिखाई दे रहा है। ये समंदर की लहरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और इसी खूबसूरत शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और भारतीय समुदाय के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर काफी उत्साह है। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं, थोड़ा इस तरफ आएगा, क्या नाम है आपका? पूजा शाह। पूजा, क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? हम लोग एक डांस करने वाले हैं। ये हमारी टीचर है, उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, वो साओ पाउलो से आई हैं। हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे इतने दिन और आज फाइनली दूसरी सब लेडीज़ को भी हम मिलके फाइनली हमारा कोरियोग्राफ करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। कुछ गीत संगीत के माध्यम से आप उनका स्वागत करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अगर आप वो कुछ गीत सुना पाइए जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत हो सकता है, कुछ जो शुरुआती उसकी लाइनें हो। जी, इस बार हम हैं जो कि देश बहुत अलग अलग परिस्थितियों से गुजरा है कुछ पिछले महीनों में, तो हमने उसी पर आधारित एक डांस प्रिपेयर किया है विच इज़ पैट्रियोटिक और उसी के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, उनको एक संदेश देना चाहते हैं दैट हम लोग आप लोगों के बहुत आभारी हैं। क्या संदेश है? कुछ अगर उसकी लाइन हमारे संदेश है कि हमारा जो तिरंगा है वो हमें एक अलग ही उत्साह और जीने की जो अभी उम्मीद दे रहा है, उसके साथ हम उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। और जो सॉन्ग का नाम है वो है जो मेरा देश है हम उसको प्रणाम करते हैं, तो नमामि हो, जो जिस पर हम परफॉर्म करने वाले हैं। और ये एक सेमी क्लासिकल बेस परफॉर्मेंस होगा और बहुत ही दिल से और बहुत ही तो कुछ लाइनें अगर आप सुना पाइए। हाँ, इस सॉन्ग का है, जागो कि अब 3 रंग से सजा है ये आसमां, और ये 3 रंग हमारे जो है हमारे तिरंगे के हैं और उन्हीं 3 रंगों को हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि जागो कि अब 3 रंग में सजा है ये आसमां, राग देश धुन गा रही है पवन के अमर रहे देश मेरा। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ब्राज़ील आ रहे हैं, जहां पर आप मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंदूर भारत का काफ़ी सफल रहा है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस ब्राज़ील यात्रा को? प्रधानमंत्री मोदी जी तो मेरा एकदम फेवरेट आदमी है। क्यों, क्या कहना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री से? वो मेरे आदर्श आदमी है और इतना सब कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए, वो मैं बहुत खुश हूँ उससे। उससे बेटर पीएम आज तक नहीं हुआ है। तो आपने देखा भारतीय समुदाय को किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील आने का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन ब्राजील में होने वाले इस ब्रिक्स समिट में क्या खास होगा, कौन नेता आएगा और कौन नहीं, देखिए रियो डी जेनेरियो से मेरे सहयोगी विशाल पांडे की खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और ब्राजील के इसी रियो डी जेनेरियो शहर में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील के पास इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता रही, जिसका लीडर्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो शहर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति यहां पर नजर आएंगे। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से दूरी बनाई है। चीन अपने प्रधानमंत्री को भेज रहा है तो रूस के विदेश मंत्री इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन भारत के लिहाज से अगर देखें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रिक्स का यह पहला मंच होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, 11 इसके सदस्य देश हैं, उनको यह बताएंगे कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया को भारत का साथ देना चाहिए। और ब्राजील तो उन तमाम देशों में था जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी और अपना पूरा समर्थन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दिया था। तो इस ग्लोबल मंच से जहां पर ब्रिक्स के सदस्य देश मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया सुनेगी और यह बताएगी कि किस तरह से यहां पर जो संदेश जाएगा उसका एक बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ब्रिक्स के मंच पर होंगे, दुनिया भर के तमाम देश और जो पार्टनर देश हैं ब्रिक्स के, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। वो कहीं ना कहीं इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत बिल्कुल ये साफ कर चुका है कि उसका ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में न सिर्फ ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे, बल्कि ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ऐसे में ब्रिक्स में किन मुद्दों पर बात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता में किन समझौतों पर सहमति बन सकती है, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से खास बातचीत करी है। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया मौजूद हैं। सर, क्या बड़े मुद्दे भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उठाने वाला है? किन खास मुद्दों पर फोकस रहेगा? क्योंकि हमने पिछले कुछ अगर चीजों को देखा है, उसमें भारत बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने की बात करता है। ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनकी आवाज लगातार उठाता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उठाते रहे। इस बार क्या खास रहने वाला है? रियो में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और ब्राज़ील इसका होस्ट है। और हर बार की तरह एक मेन मुद्दा जो है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का है, ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म का है। उसके साथ साथ ब्रिक्स में बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस बारी बात हो रही है, डिजिटल कोऑपरेशन की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि ब्राज़ील नवंबर में यहाँ पर COP30 की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो उसके चलते हुए ये क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज दोनों इनके सबकी मिलकर के बात हो रही है। और भारत हमेशा इस पक्ष में रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस को जो है कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ के हिसाब से बनाया जाए। तो ये मुद्दा हमारे लिए मेन रहेगा। इसके साथ ही हमने देखा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्राजील ने अपना समर्थन भारत को दिया। उस लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या इस दौरान भी जो आतंकवाद के खिलाफ भारत हर मंच पर मुद्दा उठाता है, ब्रिक्स के मंच से भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा? ब्रिक्स के मंच पर अगर आपको याद हो 2021 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी ब्रिक्स की, तो उस समय में एक डिक्लेरेशन जारी किया गया था सभी राष्ट्राध्यक्षों के बिहाफ पर। और ब्राज़ील के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत में भी मुद्दा रहेगा। और इस बार हम एक कोशिश कर रहे हैं कि MOU ऑन काउंटर टेररिज्म ये इस कंक्लूड हो जाए प्रधानमंत्री की विजिट में। और वो शायद आपको खबर मिल जाएगी मंगलवार को जब बातचीत होगी, उसके बाद में जो अनाउंसमेंट्स होंगी। तो ये एक मुद्दा है कि हम इसको MOU साइन करके कोलैबोरेशन करें। उसके एक अंतिम सवाल, क्योंकि ब्राज़ील के बाद जो चेयरमैनशिप है वो भारत के पास आ रही है, भारत कितना तैयार है और यहाँ से क्या तैयारियाँ रहने वाले हैं? भारत ने तो जो जिस हिसाब से G20 किया है 2023 में, उसके हिसाब से तो हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। तो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जो हमने किया। और मुझे लगता है भारत अब जो ब्रिक्स की जब चेयरमैनशिप करेगा अगले साल 2026 में, तो हम उसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से निभाएंगे। बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ट्रक में एक भीषण आग लग गई। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लगी है। बता दें, ट्रक चालक की जलकर मौत की खबर है। आसपास की कई दुकानों में जलकर दुकानें भी राख हुई हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रक में भीषण आग की खबर है। चालक की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से इस ट्रक में आग लगी। और ये जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर एक ट्रक में आग की खबर आई है।
हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लगी है। बताया जा रहा है ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई है। आसपास की कई दुकानें भी जलकर राख हो गए और तस्वीर देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये जो हाईटेंशन तार रहा होगा और ये जब ट्रक पर गिरी होगी उसके बाद किस तरीके के हालात रहे होंगे। कहा जा रहा है कि पहले तो आग लगी, उसके बाद ड्राइवर इसकी चपेट में आ गया, जलकर उसकी मौत हो गई। साथ ही वहां पर आसपास दुकानें थीं, वो भी धू करके इसकी चपेट में आने के बाद जलकर खाक हो गई और धुएं का उठता गुबार इस बात का साक्षी है कि किस तरीके से देखिए ये आग लगी होगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि जो हाइपरटेंशन तार है जो इस बड़े से ट्रक पर गिरी, क्या वो खुली थी, क्या वो तार नीचे सड़क पर थी? तमाम सवाल अभी फिलहाल हैं। हालांकि लगातार ट्रक की आग को बुझाने की कोशिश किया जा रहा है और जो ट्रक ड्राइवर था उसकी मौत की भी खबर है। और इन खबरों के बीच एक बड़ी खबर ये है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में एक और नाम छुपाकर दुकान चलाने वाले की पोल भी खुली है। गुप्ता चाट भंडार के नाम से जो दुकान चल रही थी उसका असली मालिक गुलफाम निकला और जैसे ही दुकानदार की असली पहचान हुई वहां चाट खाने आए लोगों में हड़कंप मच गया। देखिए, क्योंकि दुकान का मालिक अपनी असली पहचान छिपाकर सालों से गुप्ता चाट भंडार के नाम से अपनी दुकान चला रहा था। उसने अपनी दुकान में न केवल गुप्ता चाट भंडार के नाम से पोस्टर लगवा रखे थे, बल्कि इन पोस्टर में ये भी लिखा था कि सबसे पुरानी गुप्ता जी की यही दुकान है और तो और किसी को शक न हो। इसीलिए समुदाय विशेष से आने वाला दुकान का मालिक भगवा गमछा पहनकर दुकान पर बैठता था और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। लेकिन जब एक श्रद्धालु ने दुकान से चाट खाने के बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए स्कैनिंग की तो उसमें पेमेंट गुलफाम नाम के शख्स के बैंक खाते में गया, जिसके बाद वो शख्स दुकानदार पर बुरी तरह से भड़क गया और उसने पुलिस बुला ली। इसके बाद तो वहाँ काफी देर तक बवाल हुआ। दुकान में स्कैन करने के लिए कई क्यूआर कोड लगाए गए थे और जब पुलिस के सामने एक क्यूआर कोड को स्कैन किया गया तो दुकानदार की पोल खुल गई, क्योंकि पैसा गुलफाम नाम के शख्स के बैंक अकाउंट में गया। इसके बाद तो श्रद्धालुओं ने इसे अपने साथ धोखा बताया। श्रद्धालुओं ने कहा कि ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके बाद पुलिस दुकान मालिक को पकड़कर अपने साथ ले गई। और बीते दिनों मुजफ्फरनगर से भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई। मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे का मालिक तजमुल निकला। और इसी वजह से हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ता जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही साथ नॉनवेज होटल पहुंचकर होटल मालिकों को सावन में होटल बंद रखने की चेतावनी भी दी। सावन लगेगा 11 जुलाई से, उस दिन के लिए हम इनको सचेत कर रहे हैं कि मीट मच्छी बिक ना जाए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानदारों से अपील की कि वो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और खाने पीने की दुकानों पर अपना सही नाम जरूर लिखें। या तो वो अपनी पहचान खुद बता दे, वरना हिंदू रक्षा दल को एक्सपोज करेगा, जिससे भक्तों को सामान खरीदने में दिक्कत ना हो। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर किसी कांवड़िया के साथ थूक जिहाद जैसी घटना हुई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हिंदू संगठनों का आरोप है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। पहले वैष्णव ढाबे का मालिक मुस्लिम निकला और अब गुप्ता चाट भंडार के मालिक की पहचान भी गुलफाम के रूप में की गई है। इसलिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जिसके बाद नेम प्लेट वाली सियासत ने और तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठन ये दावा करने लगे कि हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने पीने की दुकानें चल रही हैं, उसमें से कई और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सैलाबी सितम की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें किस तरीके से वहां पर बाढ़ और बारिश का कहर बरपा है। देखिए, जबलपुर में देखते ही देखते सिलेंडर से भरा ट्रक पानी में समा गया। लोगों की चीख पुकार के बीच ये ट्रक ऐसा डूबा मानो पानी ने उसे निगल लिया हो। इसी तरह भूसे से भरा एक दूसरा ट्रक भी उसी लोकेशन में आगे जाकर डूबता हुआ दिखाई दिया। जबलपुर के पारियाट नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद पानी नदी के तय रास्ते से बाहर आ गया, जिसके बाद बड़े से बड़े ट्रक उससे खुद को बचा नहीं पाए।
पानी की तेज धारा दहशत पैदा कर रही है। वहीं पुराने पुल के पास बने नए पुल के पिलर भी आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर बने घाट भी अब दिखाई नहीं दे रहे, जबकि मंडला के पिंडरई और बरौची क्षेत्र में सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहीं मंडला के बीच डांडी क्षेत्र में एक कार पानी की धारा के बीच फंसी दिखाई दी, जिसके ऊपर एक युवक दिखाई दिया जो कार को निकालने की कोशिश कर रहा था। मंडला जिले में पिछले 24 घंटे में 99.6 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सैलाबी सितम की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, पानी का तांडव ऐसा है कि इस बहाव के इर्द गिर्द आना भी खतरे से खाली नहीं था। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा तो डिंडौरी जिले के कई मंदिर डूब गए। इसी नर्मदा नदी का तांडव मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भी दिखा। यहाँ नदी की वजह से नालों का पानी बढ़ा। तेज बहाव अपने साथ एक पूरी कार को बहा ले जाने पर आमादा दिखा। बालाघाट में भी लोगों की जिंदगी प्रभावित रही। यहाँ के भीमा नाला में पानी का लेवल बढ़ा तो एक ट्रक उसमें फंसा रहा। उधर छतरपुर में एक स्कूल के पास बिजली गिरने से 12 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। घटना प्राथमिक शाला सिलगांव की है। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान तेज गरज चमक के साथ बिजली गिरी। बड़ी मुश्किल से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, तब जाकर उनकी कहीं जान बच पाई। मैंने 3:45 बजे ही फोन लगाया था, जब से एम्बुलेंस ये बता रही थी बिजी है, अभी मतलब उपलब्ध नहीं है। फिर इसके बाद जब 4 बजे उन्होंने मना किया कि अभी नहीं आ पाएंगी, लेट हो जाएगा, तो हमने पर्सनल गाड़ी की और फिर 4 बच्चों को पहले भेजा। इसके बाद हमने 3 बच्चों को अभी लेके आए। प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ही उनका विमान अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचा है, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रहे हैं जब भारतीय समुदाय के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और साथ ही जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने पारंपरिक रूप से स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री का किया है। फोक सॉन्ग, फोक डांस के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये विदेश यात्रा है, जिसका तीसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से कर रही हैं मुलाकात। और देखिए, कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और कई अहम मुद्दों पर भारत और अर्जेंटीना के बीच बातचीत हो सकती है, दोनों ही सरकारों के बीच। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रक्षा, निवेश और साथ ही जो सामरिक रिश्ते हैं उस पर भी बातचीत हो सकती है दोनों देशों के बीच। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अर्जेंटीना पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। देखिए, भारतीय समुदाय के लोगों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया तो काफी उत्साहित यहाँ पर तमाम जो लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे वो नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, अपना ऑटोग्राफ भी दिया। लोग उनकी फोटो, उनके साथ सेल्फी खींचने के लिए बेकरार थे और उनका स्वागत किस प्रकार से पारंपरिक रूप से किया गया भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से वो आप देख रहे हैं। अर्जेंटीना के साथ व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्रों में अहम समझौते होने हैं और इसलिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।